गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे आप? तो मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियाई नीति एंड दिस इज चंचल कुलदीप। तो हमने जो है सेल बायोलॉजी उसके आखिरी पोर्शन पर हम आ चुके हैं। आखिरी पोर्शन पर जो आ चुके हैं, अब तक कहाँ तक देख लिया? सब कुछ देख लिया, माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया सब देख लिया हमने। क्लोरोप्लास्ट की धज्जियां उड़ा दी। डिफरेंस आपको डिटेल में पढ़ाया, सेल वॉल पढ़ाई, सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई, सब कुछ पढ़ लिया। अब सिर्फ बच क्या क्या रहे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सीलिया फ्लैजेला और न्यूक्लियस और एक सेंट्रियोल। तो 3 लेक्चर, इस लेक्चर को इंक्लूड करके 3 लेक्चर आपके पास और आएंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में हम अगला रुख करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ। तो सबसे इंटरेस्टिंग और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनको ये टॉपिक जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला है वो तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और बॉडी के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे तो जो है हम कहाँ तक आ चुके हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया। अब क्या देखना हमको? जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अब आगे वाला जो जो भी पोर्शन रहेगा न्यूक्लियस को छोड़कर, वो टोटल किस पर देखेंगे हम? टोटल किस के बेस पर देखेंगे हम? टोटल किस के बेस पर देखेंगे? एनसीईआरटी के बेस पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाला पार्ट है वहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो टोटल एनसीईआरटी बेस आते हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे जाने के चांस यहाँ से बहुत ही कम है। लेकिन पहले जो मैंने आपको पढ़ाया ना, सेल वॉल, सेल मेमोरी, जितने भी लेक्चर इतने ज्यादा हुए वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं थे, वो एनसीईआरटी में थे, लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं लिख रखे, अदर चैप्टर में लिख रखे। लेकिन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जो कि ज्यादा कवर अप कर रहा हो कि अदर चैप्टर्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें मैं आपको ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, एनसीईआरटी बेस लिखाऊंगा, एनसीईआरटी बेस से पढ़ाऊंगा और आपको भी मेरे साथ साथ फॉलो करते जाना है, विश्वास आपको करना पड़ेगा। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की जो हेडिंग है वहां पर आप अगर आप एनसीईआरटी पेज खोलोगे चैप्टर में, तो पहले बात तो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। पीछे इसके शब्द लगा हुआ है सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब हिंदी होता है तंत्र। सिस्टम किसको बोला जाता है? जिसमें अलग अलग इकाइयां मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करवा रही है। ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करवा रही है। जैसे कि मान लो कि जो ये चैनल है, ये जो आपका चैनल है एशियाई नीति का, इसमें कोई देखो कोई पढ़ा रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई कैमरे को देखने वाला है। तो ऐसे ही ना अलग अलग पार्ट ना, कोई वीडियो को एडिट कर रहा है। लेकिन पर्टिकुलर फंक्शन क्या है इसका? पर्टिकुलर फंक्शन इसका क्या है कि आप तक कंटेंट को पहुंचाना। तो सभी का काम तो क्या है? इकाइयां अलग अलग है लेकिन पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करवा रही है। लेकिन एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो आप, कि जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें लीवर है, पेंक्रियाज है, और भी छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो ये अलग अलग इकाइयां है कि नहीं? लेकिन सभी की सभी मिलकर के क्या बना रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? डाइजेशन को करवाना। तो तंत्र का मतलब क्या होगा? जिसमें इकाइयां अलग अलग इकाई होती है लेकिन वो आपस में जुड़ करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करवाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ आपको देखने मिलेगा, सिस्टम लगा हुआ है। तो जैसे जो मैंने आपको बताई बातें वो यहाँ पर भी लागू होगी। तो एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है कि जो झिल्ली युक्त कोशिका अंग है, झिल्ली युक्त कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, वैक्यूल, जितने भी, इनकी संरचना और कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं कि नहीं? जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा, तो दोनों की संरचना भी अलग थी, फंक्शंस भी क्या थे उनके? अलग अलग। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि झिल्ली जो कोशिका अंग उनके कार्य और संरचना क्या होते हैं? अलग अलग। मतलब संरचना और कार्य में क्या दर्शाते हैं? वो भिन्नता दर्शाते हैं। लेकिन अंतर्जिली तंत्र जो है, या फिर ऐसे माने कि सेल के अंदर कुछ ऐसे कोशिका अंग है जिनके कार्य एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। कोशिका के अंदर जनरली जो सेल ऑर्गेनल उनकी संरचना व कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन सेल के अंदर ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनके कार्य आपस में क्या इंटरकनेक्टेड है, मतलब वो कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करते हैं? एक दूसरे से जुड़ करके फंक्शन करते हैं। तो उन कोशिकांगों को किसके अंदर रखा जाता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। लास्ट में सिस्टम क्यों लगाया? समझ में आया? क्योंकि जो आपस में मिलजुल करके काम करेगा वो किसके अंदर आएगा? सिस्टम के अंदर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा?
तो उस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत वो आने वाले कोशिकाएं कौन कौन से? 4, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो ये 4 सेल ऑर्गेनल्स है जो किसके अंदर आ रहे हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। अब आखिरी स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी में लिख रखा है, एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम वाला टॉपिक है वहां पर लिख रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोक्सिसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। तो इस स्टेटमेंट का देखो सीधा से मैं आपको मतलब समझाऊं कि आपसे एक तो मैं बोल रहा हूं कि एक तरफ बोल रहा हूं लीवर, पैंक्रियाज और छोटी आंत, बड़ी आंत, दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूं हार्ट ले लो आप। तो एक तरफ जो मैंने लीवर, पैंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत बोले वो पाचन तंत्र का पार्ट है क्योंकि वो पाचन से संबंधित है, लेकिन जो हार्ट है उसका इन सभी ऑर्गन से क्या कोई रिलेशन है क्या? डायरेक्ट रिलेशन है क्या? तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है क्योंकि वो हार्ट का फंक्शन पाचन करवाना थोड़ी है, उसका तो फंक्शन क्या होता है? सर्कुलेशन करवाना। तो ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट इनके जो फंक्शन है वो इन चारों से डायरेक्ट संबंधित नहीं है, इस कारण वो किसके पार्ट नहीं होते? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। ये चारों किसके पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, क्योंकि इन चारों के फंक्शन एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है, कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो देखो इसका जो पहला पार्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपरद्रवी जालिका। कौन सी जालिका? अंतःपरद्रवी जालिका। हाँ, तो देखो एक कमेंट आ रहा था कि सर कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी कब स्टार्ट करोगे? तो मैं आपको बता दूं कि जल्दी स्टार्ट होगी ह्यूमन फिजियोलॉजी। जैसे सेल बायोलॉजी स्टार्ट होगी तो उसके जस्ट बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट होगी। तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए, कमेंट करके आप मेरे को बताओ कि आपको पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। लेकिन कमेंट में ये मत कर देना कि पहले आप वो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाओ सर, तो आपको समझ में नहीं आएगा, शुरू में पढ़ाऊंगा तो सभी के सब चैप्टर जब पढ़ा दूंगा तो लास्ट में समझ में आएगा वो। तो आप मेरे को 6 चैप्टर में से कोई सा चैप्टर बताओ कि कौन सा स्टार्ट करना है या फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए। और एक कमेंट ऐसे भी आ रहा था कि जैसे पिछले जो मनीष सर की जो वीडियो आई थी उसमें कोई बोल रहा था कि मनीष सर को कोई बता रहा है, साइड से बोल रहा है कि उनको कि ऐसे पढ़ाओ। तो मैंने उसका आंसर भी दिया था कि ऐसे कोई नहीं, जो सामने जो टेक्निकल टीम बैठी हुई है कैमरे को चेक करने वाली, तो उनको कुछ आपस में उनका कुछ मसला होगा तो आपस में बातें करे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब भी बातें कर रहे हैं, वो सामने बैठे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो आपको जो डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी, आप जहां पर खोलोगे ना तो आपको थोड़ी सी हल्की सी कंफ्यूजन हो सकती है कि जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो टॉपिक लिख रखा है ना उसके जस्ट सामने किसका डायग्राम बना रखा है? गोल्जी बॉडी का। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने जो डायग्राम है उसके नीचे देखना, उसके नीचे लिख रखा है गोल्जी बॉडी। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम नहीं, वो किसका है? गोल्जी बॉडी का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो डायग्राम कहां पर? गोल्जी बॉडी के ऊपर, न्यूक्लियस से ऐसे कुछ जाल जैसी संरचना निकली हुई है। ठीक है, वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है कि जो ओनली यूकेरियोट्स, तो यूकेरियोट्स के साइटोप्लाज्म में जालिकाओं से संरचना नजर आती है, उसको क्या बोला जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर देखिए आप, ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में ऐसी ये जो मैंने संरचना में ऐसे जाल के समान पूरे सेल के अंदर ऐसे बिखरी रहेगी। ठीक है, अब ये जो है ये जो पूरा का पूरा मैंने बनाया न्यूक्लियस के साथ, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी हुई है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। तो सिस्टर्नी तो ये वाली, ये जो मैंने बनाई ना चपटी सी संरचना जो है, ये चपटी जो संरचना है इनका नाम है सिस्टर्नी, और ये वाली जो नली के जैसी है इनका नाम है ट्यूब्यूल्स, और ये जो पुट्टिका की जैसी इनका नाम है वेसिकल। लेकिन सिस्टर्नी के नीचे मैंने लिखा है कि आपस में जुड़ी रहती है, आपस में
सिस्टर्न ट्यूब्यूल्स वेसाइकल से बनी रहती है और जो सिस्टर्न है वो आपस में जुड़ी रहती है। जैसे यहाँ पर देखो ये आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड रहेगी, आपस में से इंटरकनेक्टेड रहेगी। तो तीन स्ट्रक्चर से मिलकर के क्या बनी होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो अगला स्टेटमेंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की होती है, दो प्रकार की। देखो कि जहां जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जहां जहां पर ये रेड रेड कलर से जो मैं बना रहा हूं वो क्या है, राइबोसोम। तो जहां जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट पर राइबोसोम जुड़ा रहेगा, राइबोसोम जुड़ा रहेगा, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस कैसी नजर आएगी, आप खुरदरी नजर आएगी कि नहीं, खुरदरी नजर आएगी। तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला जाएगा, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर यह दो प्रकार की होती है, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर यह दो प्रकार की होती है, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है। देखो एक तो कौन सी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जहां पर राइबोसोम जुड़ा हुआ है ना वहां की सरफेस कैसी होगी, खुरदरी होगी, उसको क्या बोला जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, या शॉर्ट में क्या बोलेंगे उसको, RER। और जहां पर जैसे यहां पर राइबोसोम अनुपस्थित है तो उसकी सरफेस कैसी होगी, चिकनी होगी, तो उसको बोला जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, शॉर्ट में बोले तो SCR। तो देखो RER पर तो राइबोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट, SCR पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब मेन इंपोर्टेंट बात कि RER का तो काम क्या है और SCR का काम क्या है। तो देखो जब मैंने आपको डिफरेंस समझाए थे तो वहां पर आपको राइबोसोम बताया था कि नहीं। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम दोनों कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। तो जहां पर राइबोसोम होगा ऑटोमेटिक वो स्ट्रक्चर क्या करेगी, प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। तो RER पर क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम, तो RER क्या करेगी, मेन फंक्शन RER का क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण और प्रोटीन का सिक्रेशन। तो जो ऐसी सेल जो कि प्रोटीन का संश्लेषण ज्यादा करती है तो उनमें RER ज्यादा विकसित देखने को मिलेगी कि नहीं, जैसे प्लाज्मा सेल हो गया। ठीक है, अब जो दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पर राइबोसोम एब्सेंट है तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगी। तो फिर SCR का मेन फंक्शन क्या होगा, मेन फंक्शन को उसका लिपिड का फॉर्मेशन और साथ में स्टेरॉइडल जो नेचर के हार्मोन है, स्टेरॉइडल जो नेचर के हार्मोन है उसका फंक्शन, सॉरी स्टेरॉइडल नेचर के जो हार्मोन है उनका फॉर्मेशन में कौन करती है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टेरॉइडल नेचर के हार्मोन जैसे कौन, टेस्टोस्टेरोन क्या, जो मेल में होता है, जनरली मेल में ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कहां से सिक्रेट होता है, वो टेस्टिस से सिक्रेट होता है। और जो मेल वाले कैरेक्टर आते हैं वो भी किसके कारण से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन के कारण, जैसे ज्यादा गुस्सा आना, आवाज का भारी होना, ये सारे के सारे गुण, जैसे कि दाढ़ी मूछे आना, वो किसके कारण से होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। तो उसका फॉर्मेशन कहां पर किया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण। ठीक है, तो ये तो किसकी बात हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हुई। अब अगला जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने पूरा का पूरा खत्म कर लिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गोल्जी बॉडी। क्या है गोल्जी बॉडी, तो देखो मैं आपको बताऊं कि एक साइंटिस्ट हुए थे, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया भी था, साइंटिस्ट के नाम आपको पहले ही 10 साइंटिस्ट जो है उसका नाम पहले नहीं मैंने आपको लिखा दिया। तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में क्या देखा कि न्यूक्लियस के पास एक सघन रंजित संरचना को देखा जिसका नाम क्या दिया उन्होंने, गोल्जी। बाद में उन साइंटिस्ट के नाम के आधार पर उसका नाम क्या दिया गया, गोल्जी बॉडी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी के नाम के आधार पर। तो देखो वैसे तो इसकी खोज करने वाले कौन थे, खोज किन्होंने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। 1800 दिख रहा है, कैमिलो गोल्जी ने।
कहाँ की थी? नर्व सेल में। यह जो न्यूरॉन होती है तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका में इसकी गोल्जी बॉडी की खोज की थी कहाँ पर? न्यूक्लियस के पास एक सघन रंजित संरचना होती है जिसका नाम आगे इन्हीं साइंटिस्ट के नाम के आधार पर क्या पड़ा? गोल्जी बॉडी। अब ये जो गोल्जी बॉडी है, ये जो गोल्जी बॉडी होती है, ये भी कितने संरचनाओं से मिलकर के बनी होती है? 3 संरचना। जो 3 संरचना यहाँ पर थे, सिस्टन, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल। तो वही 3 संरचना यहाँ पर होगी, लेकिन गोल्जी बॉडी मुख्यतः किसके बनी होती है? वो मुख्यतः किसकी बनी होगी? वो मुख्यतः सिस्टर्नी की। मुख्यतः किसकी बनी होगी? वो सिस्टर्नी की। अब जैसे कि डायग्राम भी मैं आपको यहां पर बना दूं कि ये गोल्जी बॉडी कैसी होगी, तो ये गोल्जी बॉडी देखो ऐसी। तो ये क्या है? गोल्जी बॉडी। तो ये क्या है? गोल्जी बॉडी। तो देखो मुख्यतः आपको किसकी बनी हुई नजर आ रही है? सिस्टर्नी की बनी नजर आ रही है। अब ये जो गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी का नंबर है वो क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। ये जो सिस्टर्नी की संख्या है, सिस्टर्नी की संख्या में क्या हो सकती है? भिन्नता। 6 से 8, इनकी संख्या कितनी हो सकती है? 6 से 8। और इन सिस्टर्नी का व्यास कितना होगा? व्यास 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आगे बात करें हम, आगे बात गोल्जी बॉडी के फॉर्मेशन की बात करते हैं कि गोल्जी बॉडी का निर्माण कैसे होता है। तो देखो ये जो डायग्राम में बना रहा हूं ना यहाँ पर, तो ये आपको डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम, तो ये आपको बना लेना है कॉपी में। जैसे कि ये मैंने डायग्राम, ये डायग्राम में बना रहा हूँ। तो क्या होगा? गोल्जी बॉडी का निर्माण कैसे होता है? एक्चुअल में गोल्जी बॉडी का निर्माण करती कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी का निर्माण कौन करेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां से ऐसे पुट्टिकाएं बन बन के यहां पर क्या उगती रहेगी? जुड़ती रहेगी और गोल्जी बॉडी का निर्माण करती रहेगी। ठीक है, तो ये वाली जो सतह है, गोल्जी बॉडी की जो सतह है ना, ये इस तरफ वाली जो न्यूक्लियस की तरफ है, इस सतह का नाम है शीर्ष सतह, या ये थोड़ी उभरी हुई सी सतह है ना, तो इसका नाम है उत्तल सतह भी हो सकता है, या इसका नाम फॉर्मिंग फेस भी, निर्माणकारी सतह भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से पुट्टिकाएं, कहां से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पुट्टिकाएं टूट टूट करके किसका निर्माण कर रही है? गोल्जी बॉडी का। तो इस सतह को क्या बोलते हैं? शीर्ष सतह, उत्तल सतह, फिर फॉर्मिंग फेस। ठीक है, अब होगा क्या? तो ये तो गोल्जी बॉडी के फॉर्मेशन की हमने बात देख ली। अब दूसरी बात, ही गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है? तो गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है? तो जैसे मैंने शुरू में बता दिया ना, चारों सेल ऑर्गन आपस में जुड़ करके, मिलजुल करके काम करेंगे। तो काम कैसे करेंगे? कि जैसे कि क्या? जैसे कि क्या? जैसे कि आप मान लो कि यही आप एग्जाम्पल लो, इस सीआई का आप एग्जाम्पल लो, आपकी जो कोचिंग उसी का आप एग्जाम्पल लो। जैसे कि मैंने अब आपके लिए जो वीडियो बनाई, तो वीडियो बनाने के बाद जस्ट आपके पास ऐसे थोड़ी भेज दिया जाएगा इसको, तो इसके बाद में इसको एडिटिंग के लिए भेजा जाएगा टेक्निकल टीम के पास, टेक्निकल टीम के पास भेजा जाएगा इस वीडियो को। तो मैंने तो क्या किया, आपके लिए जो एक रॉ मटेरियल तैयार किया, लेकिन उसको एक प्रॉपर शेप में लाना, उसकी वॉल्यूम को सेट करना, जो जितने भी वीडियो उसको सेट करना, उसका काम किसका होगा? टेक्निकल टीम का होगा। तो मतलब उसको क्या करेगी? तैयार करेगी ना, आपके लिए तैयार करेगी। ठीक, जैसे पूरी उस वीडियो को चेक भी करेगी चला करके,
जैसे कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, जैसे आपका मान लो कि बीच में आपने आधी घंटा देख लिया और बीच में लेक्चर में कुछ मिस्टेक होगी तो आपका आधी घंटा भी बेकार हो सकता है। तो इसलिए उसको पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाता है, चेक किया जाता है ना। तो वैसे ही क्या होगा, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी कुछ मटेरियल बन रहा है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन रही है आरईआर पर, यहाँ पर लिपिड बन रहा है, स्टेरॉयडल प्रकृति के हार्मोन बन रहे हैं। तो वो जो भी मटेरियल यहाँ पर बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो भी मटेरियल बन रहा है ना, वो यहां से निकल करके जाएगा किसके पास, वो निकल करके जाएगा किसके पास, गोल्जी बॉडी के पास। अब गोल्जी बॉडी उसको क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी, उसको परिपक्व करेगी, उसको एक मैच्योर फेज अवस्था में लाएगी, और मैच्योर अवस्था में लाने के बाद में उसको पुट्टिकाओं में भर भर करके, ऐसे यहां से पुट्टिकाओं में भर भर के, पुट्टिकाओं के रूप में भर भर के उसको क्या करेगी, सेल के बाहर भी सिक्रेट कर सकती है या सेल के अंदर भी सिक्रेट कर सकती है। तो गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या हुआ, पैकेजिंग, पदार्थ की पैकेजिंग, पदार्थों को वेसाइकल्स में पैक कर करके क्या करे, उसको सिक्रेट करने का कार्य कर रही है, सेल के बाहर और सेल के अंदर। ठीक है, अब देखो एक सतह जो न्यूक्लियस की तरफ है वहां से तो गोल्जी बॉडी का निर्माण हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोला, शीत सतह, उत्तल सतह पर फॉर्मिंग फेस। लेकिन जो दूसरी वाली सतह है वहां से क्या हो रहा है, वहां से क्या हो रहा है, पुट्टिकाएं बन बन करके बाहर जा रही है। तो इस सतह को बोला जाता है परिपक्व सतह। यहां पर देखो डायग्राम वैसे ही मैं जैसे बना रहा हूं वैसे आप बनाते चलो, मेरे पास यहां पर थोड़ी सी जगह क्या है कम। तो इसका नाम है ट्रांस सतह, यह इसका नाम अवतल भी हो सकता है, यह इसका नाम परिपक्व सतह भी हो सकता है। ट्रांस सतह, अवतल सतह और परिपक्व सतह। तो यह सरल सतह किस तरफ होगी, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगी। यहां से क्या किया जाएगा, मटेरियल को थैलियों में पैक कर करके क्या किया जाएगा, उसको सिक्रेट किया जाएगा, सेल के अंदर भी या सेल के बाहर भी सिक्रेट किया जा सकता है। तो गोल्जी बॉडी की दोनों सतह की बात कर ली। अब गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है, पैकेजिंग। गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है, पैकेजिंग, कि जो भी पदार्थ बना है, जो भी पदार्थ कहां से आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया था, वो पहले तो उसको परिपक्व अवस्था में लाना और उसके बाद में उसको उसका संवेष्टन करना या पैकेजिंग कर करके उसका क्या करना, सिक्रेशन करना। ठीक है, एक फंक्शन तो क्या होगा पैकेजिंग। दूसरे फंक्शन पर बात करें जो मेन इंपोर्टेंट फंक्शन है कि आरईआर का मेन काम क्या होता है, लिखवा दूंगा मैं आपको, पहले समझा दूं कि आरईआर का मेन काम क्या होता है। आरईआर का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। अब वो प्रोटीन जाएगी कहां पर, गोल्जी बॉडी के पास। तो गोल्जी बॉडी उसके उस प्रोटीन के साथ क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट समूह को जोड़ेगी, और कार्बोहाइड्रेट समूह को जब जोड़ा जाता है ना, तो उसके लिए शब्द क्या यूज किया जाता है, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, तो जैसे प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा तब उसको बोला जाएगा क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन बना का आरईआर पर, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट को किसने जोड़ा, गोल्जी बॉडी ने, तो बना दिया क्या, प्रोटीन को किसमें चेंज कर दिया, ग्लाइकोप्रोटीन में। और एससीआर से बनेगा क्या, लिपिड। तो लिपिड जाएगा कहां पर, गोल्जी बॉडी के पास। लिपिड के साथ जोड़ा जाएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, और उसको फिर बोला जाएगा क्या, ग्लाइकोलिपिड। तो मतलब गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन दूसरा क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन, या सीधे बात करें तो ग्लाइकोसाइलेशन करना, या कार्बोहाइड्रेट जब जोड़ा जाता है उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसाइलेशन। तो इस डायग्राम को पहले आप बना लो, फिर मैं आपके लिए जो मैंने अभी जो बोला फिर मैं लिख रहा हूं आपके लिए। तो पहले तो आप इसको लिख लो, फिर वो डायग्राम बना लो, फिर गोल्जी बॉडी के बारे में आपको चीजें लिखवा। अब देखो एक पॉइंट और है कि गोल्जी बॉडी में जो सिस्टर्नी है वो कैसे व्यवस्थित होती है, सकेंद्रीय रूप से। सकेंद्रीय का मतलब क्या, जैसे आपके यहाँ पर ये वाईफाई का जो चिन्ह आता है ऐसे आता है ना, तो ये जो चिन्ह है ऐसे नहीं लग रहा कि सारे के सारे जो अर्धवर्त है एक ही बिंदु से खींचे गए हैं, तो इसको बोला जाता है क्या, सकेंद्रीय। तो ये जो कैसे व्यवस्थित रहती है, सकेंद्रीय रूप से क्या होती है, व्यवस्थित। कितनी सतह इसकी, दो सतह। न्यूक्लियस की तरफ जो होगी उसको तो क्या बोला जा रहा है,
सिस या उत्तल या निर्माणकारी सतह। और जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, सीएम की तरफ, उसको क्या बोला जा रहा है? ट्रांस या अवतल या परिपक्व सतह बोला जा रहा है। ठीक है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है इसके? फंक्शन मेन इंपोर्टेंट फंक्शन तो क्या है इसका? समवेष्टन या पैकेजिंग। और दूसरा मेन इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है? ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है। इसको ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन में मीन क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जोड़ना। ठीक है। और क्या करेगी ये? कार्बोहाइड्रेट जोड़ेगी तो प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट जोड़ेगी तो किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का। और जब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ेगी तो किसका निर्माण होगा? ग्लाइकोलिपिड का। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगी? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये मेन फंक्शन किसके थे? गोल्जी बॉडी के। तो ये हमने क्या कर लिया? दिख रहा है शायद। ये शायद आपको जो मैंने लिखा है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बोल करके लिख देता हूँ, या नीचे तक हाथ नहीं जा रहा मेरा। तो देखो ये फंक्शन क्या है? तो पैकेजिंग या संवेष्टन। दूसरा फंक्शन क्या है? ग्लाइकोसाइलेशन, ब्रैकेट में लिख रखा है कार्बोहाइड्रेट समूह को जोड़ना। तीसरा फंक्शन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किसके फंक्शन है? गोल्जी बॉडी की। ठीक है। मैं टोटल आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहा हूं। ठीक है। फिर भी एक्स्ट्रा जो कोई क्वेश्चन है नीट में पूछा गया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर कोई नीट में पूछा गया है आपसे नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट करके मेरे को अच्छी तरह से बताओ। मैं आपको अच्छी तरह से कमेंट करके आपको समझाऊंगा। नॉलेज की कोई कमी नहीं है वैसे तो। ठीक है। अगर आप कमेंट करके मेरे को बताओगे तो मैं अच्छी तरह से आपको उसका आंसर दूंगा। लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी बेस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आजकल नीट में एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक भी मेरे को पता है कि कौन से टॉपिक को आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाना है, कौन से टॉपिक को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। आप अगर मेरे को फॉलो करोगे या फिर विश्वास करके चलोगे तब तो काम होगा। अगर आप अदर चक्कर में पढ़ोगे कि वहां से उस साल में वो क्वेश्चन आया था, वो तो छूट ही गया, वो तो बन ही नहीं रहा है, तो वो पहले पूछे जाते थे, लेकिन जो पुरानी एग्जाम थी आरपीएमटी वो चलती तब पूछे जाते थे। ठीक है। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, आप कमेंट करके मेरे को बता देना। तो आप इसको क्या कर लो? नोट कर लो। तो आपने नोट किया तो उसके बाद में हमारा जो तीसरा फंक्शन है, जो तीसरा सेल ऑर्गेनल है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में ज्यादा हमको कुछ जानना नहीं है, बस अभी जो हमने पढ़ा ना उसी से आपको समझ में आ जाए कि लाइसोसोम क्या होता है। देखो अभी मैंने आपको गोल्जी बॉडी के फंक्शन बताए कि वो क्या करेगी, पैकेजिंग करेगी और पदार्थ को थैलियों में पैक कर करके उसको क्या करेगी? सिक्रेट करेगी। एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंट्रा सेलुलर। अब प्रोटीन का निर्माण कहां पर हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। प्रोटीन को मॉडिफाई कहां पर किया गया? गोल्जी बॉडी पर। अब मैं आपको बताऊं कि जो एंजाइम होते हैं वो भी एक्चुअली में प्रोटीन ही तो होते हैं ना, एक्चुअली में वो प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन वो बने कहां पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। उसको मॉडिफाई कहां पर किया गया या एंजाइम के फॉर्म में बदला कहां पर गया? गोल्जी बॉडी पर। अब ऐसे एंजाइम जो किससे से संबंधित है? पाचन से संबंधित है, या उन एंजाइम को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोलेज एंजाइम या पाचक एंजाइम। उन सभी एंजाइम को अगर एक थैली में भर दिया जाए जो किससे संबंधित है? पाचन से संबंधित है। गोल्जी बॉडी अगर उन सभी एंजाइम को एक थैली में पैक कर देती है
तो उस थैली उस वेसाइकल को क्या बोला जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है कि गोल्जी बॉडी से छोड़ी गई या सिक्रेट की गई ऐसी पुट्टिका है जिसके पास एक मेम्ब्रेन रहेगी, एक झिल्ली रहेगी, लेकिन उसके अंदर भरे रहेंगे क्या? पाचक एंजाइम, और उसी को क्या बोला जाएगा? लाइसोसोम। ठीक है, तो जो लाइसोसोम है ये मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लो। तो देखो दो ही बचे हैं, एक तो लाइसोम और एक वैक्यूल। तो एक तरफ तो लिख देता हूं मैं लाइसो, हिंदी में बोले इसको लायन काय, और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं, सॉरी, यहां पर जो वैक्यूल हम पढ़ने वाले उसका नाम है सेप वैक्यूल या रसदानी, रसदानी या सेप वैक्यूल। ठीक है, अब जो लाइसोसोम है वो क्या होता है? एकल झिल्ली युक्त संरचना। निर्माण कहां से होता है? गोल्जी बॉडी द्वारा। क्या होता है इसमें? इसमें पाचक या जलापघटनीय एंजाइम भरे रहते। वो जलापघटनीय एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं? वो कार्बोहाइड्रेटेज, लाइपेज, प्रोटीएज, या फिर वो न्यूक्लियस। कार्बोहाइड्रेटेज क्या करेगा? वो किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। लाइपेज क्या करेगा? लिपिड का पाचन। प्रोटीएज क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन। और न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड का पाचन। ठीक है, अब ये जो जितने भी मैंने आपको यहां पर एंजाइम बताए ये क्या होते हैं? अम्लीय पीएच पर क्या होते हैं? अम्लीय पीएच पर क्या होते हैं? ये सक्रिय। ठीक है, अम्लीय पीएच पर क्या होती है? ये सक्रिय। अब ये अम्लीय पीएच हमेशा मेंटेन कैसे रहेगा? तो मान लो कि ये क्या बनाया मैंने? लाइसोसोम। तो यहां पर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पर यहां पर प्रोटॉन पंप प्रेजेंट रहता है। तो ये प्रोटॉन पंप क्या करेगा? एटीपी खर्च करके प्रोटॉन का क्या करेगा? सक्रिय परिवहन। तो प्रोटॉन को कहां पर ले आएगा? खींच करके अंदर, लाइसोसोम के अंदर। इस कारण लाइसोसोम का पीएच हमेशा कैसे रहेगा? अम्लीय पीएच रहेगा। समझ गए बात को? तो ये किसकी बात थी? लाइसोसोम की। ठीक है, अब लाइसोसोम की वजह से तो देखो और भी नाम होते हैं, आत्मघाती थैली, बहुरूपिया, ये सारे के सारे नाम किसके होते हैं? लाइसोसोम के। ठीक है, लेकिन वो एनसीईआरटी में नाम नहीं दे रखे, तो मैं आपको टोटल एनसीईआरटी बेस लेकर के चल रहा हूं। तो आप लाइसोसोम को नोट कर लो, उसके बाद में हम फिर आखिरी बात किस पर करेंगे? आखिरी बात करेंगे हम रसदानी या फिर सेप वैक्यूल पर। तो मैं हटा, आपने मेरे को पोज किया और ये आपने नोट किया, मैं इसको मिटा रहा हूं फिर। अब देखो वैक्यूल, जब मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था तो वैक्यूल के अलग अलग टाइप बताए थे मैंने आपको।
फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, सेप वैक्यूल, गैस वैक्यूल, अलग अलग टाइप मैंने आपको वहीं पर करवा दिए थे। लेकिन यहाँ पर हमको कौन सी पढ़नी है, सेप वैक्यूल प्लांट्स में जो पाई जाती है, रसदानी। अब ये जो रसदानी है एक्चुअल में होती क्या है, ये एकल झिल्ली से गिरी हुई संरचना है जिसके अंदर सेल के वो सभी पदार्थ, सेल के वो सभी पदार्थ जो कि सेल के किसी काम के नहीं है, उनको कहां पर भर दिया जाएगा, इस सेप वैक्यूल के अंदर भर दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि देखो, एक पदार्थ तो वो है जो कि घातक, शरीर के अगर शरीर में वो रहेंगे तो क्या टॉक्सिसिटी पैदा कर सकते हैं, उनको तो बोला जाता है उत्सर्जी पदार्थ, उनको तो बोला जाता है उत्सर्जी पदार्थ, जो कि हम जैसे यूरिन के साथ बाहर निकाल देते, यूरिन निकाल देते यूरिन के साथ बाहर। लेकिन यहां पर जो वैक्यूल, सेप वैक्यूल में जो पदार्थ भरे रहेंगे ना, वो उत्सर्जी पदार्थ नहीं होंगे, क्योंकि वो तो अगर सेल में रहेंगे तो वो क्या हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी पैदा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये ओनली किस में पाई जाएगी, प्लांट से पाई जाएगी। और जहां पर प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम जहां पर बना रखा है एनसीईआरटी में, वहां पर आपको नजर आएगा कि बड़ी सी वैक्यूल बना रखी है, वो सेल का 90% पार्ट क्या करती है, कवर करती है, 90% पार्ट कवर करती है। इस कारण न्यूक्लियस कहां पर चला जाता है, प्लांट सेल का परिधि की ओर चला जाता है। ठीक है। तो देखो ये जो सेप वैक्यूल है, पहली बात तो इसकी जो सेप वैक्यूल होता है यह एकल झिल्ली, एकल झिल्ली लिखित होती है, वो सभी पदार्थ जो सेल के किसी काम के नहीं है, जैसे कि जल हो सकता है, रस हो सकता है, या अन्य उत्पाद, वो इसमें भरे रहते हैं। और ये सेल का कितना 90% भाग ये रहती है। और जो ये जो इंपॉर्टेंट बात क्या, जो सेप वैक्यूल है उसकी झिल्ली को क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट, इसकी सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, टोनोप्लास्ट बोला जाएगा। और आखिरी जो स्टेटमेंट ऐसे एनसीईआरटी में लिख रखा है कि कुछ आयनों की सांद्रता हमेशा सेप वैक्यूल के अंदर क्या पाई जाती है, ज्यादा। अब उनकी सांद्रता हमेशा ज्यादा क्यों पाई जाती है, क्योंकि टोनोप्लास्ट पर कुछ ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि पंप की तरह कार्य करेंगे, उनको सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर खींच के ले आएंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं, सोडियम आयन हो सकता है, पोटेशियम आयन हो सकता है। तो ये तो किसकी बात होगी, सेप वैक्यूल की। अब आगे एनसीईआरटी में ही इस टॉपिक के आखिरी में जैसे कि संकुचनशील रिक्तिका दे रखी है, खाद्य रिक्तिका दे रखी है, तो वो ऑलरेडी मैंने जब आपको डिफरेंस करवाए थे तब मैंने वहां पर आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझा दिया, तो उनको यहाँ पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो समझे बात को। तो अब देखो इन सभी को पढ़ने के बाद में आपको ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं, फील हो रहा है कि नहीं, ये सभी के सभी चारों सेल ऑर्गेनल एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे कि गोल्जी बॉडी का निर्माण किसने किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। और फिर गोल्जी बॉडी ने किसका निर्माण किया, लाइसोम का। और इन्हीं का जो वेस्ट मटेरियल है वो कहां पर रिजर्वायर कर दिया गया, वो सेप वैक्यूल के अंदर। तो सभी का काम एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं, तभी तो इन चारों को मिल जोड़ करके क्या बोला जा रहा है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है। तो ये हमारा क्या खत्म होता है, यहां पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म होता है। अब क्या क्या बच रहा है, देखो हमारा एक टॉपिक, एक लेक्चर किस पर आएगा, सीलिया फ्लैजिला प्लस सेंट्रियोल पर, सीलिया फ्लैजिला प्लस सेंट्रियोल पर। और एक लेक्चर किस पर आएगा, हमारा न्यूक्लियस पर। उसके बाद में हमारा चैप्टर खत्म। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको एक एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड करनी है इसकी। ये जो चारों टॉपिक है ना, मैंने आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड करनी है, अच्छी तरह से ध्यान से पढ़नी है। कोई लाइन छूट रही है जो मैंने आपको यहाँ पर नहीं समझाई, ये तो सब कुछ मैंने कवर करवा दिया, फिर भी कोई लाइन छूट रही है तो आप कमेंट करके मेरे को अच्छी तरह से
बताएं। और आप एनसीईआरटी बाउंस सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। जो एक केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज जो सीरीज चला रखी है, उसमें भी आप कमेंट करके बताएं कि आपको अभी अभी कौन सा टॉपिक पढ़ाया था आपको, मोल कॉन्सेप्ट। तो आप बता सकते हो कमेंट करके कि केमिस्ट्री का ऐसा कोई टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।